तो कैसे हैं अंकित बाबू? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे भाई? सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं 10.1 हमने कर ली आराम से। सारे जितने भी फार्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। मैंने आपको बताया था परिमाण को ही क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो सदिश ए दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी बराबर दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है 2i माइनस 7j माइनस 3k। वेक्टर सी दिया है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। क्या बोल रहे हो भाई? तेज तेज बोलो, धीरे क्यों बोल रहे हो? तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। हमें निकालना है इसका परिमाण। तो भाई जो वेक्टर ए है, हमें इसका परिमाण निकालना है। तो देखो किस तरह से निकालेंगे। परिमाण को मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर ये हटा दूँ तो जो परिमाण होता है उससे वेक्टर हट जाता है, तो यहाँ बचेगा ए भी लिख सकते हैं, और वो निकलता है √i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए या ए का परिमाण वो आ जाएगा हमारा √3। ठीक है, ऐसे हमें बी का निकालना है। तो ये तो फर्स्ट आ गया, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, परिमाण ऑफ बी, या वेक्टर बी का परिमाण। आधी हिंदी आधी इंग्लिश, सब समझ में आ रहा है। रूट स्क्वायर रूट में आ जाएगा आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो देखो आई का जो गुणांक है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस का 7 है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बन जाएगा, प्लस का 7 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्या मिलेगा हमको? विपिन बाबू बताओ क्या मिलेगा? ये 4, 49 और 9 ऐड करो भाई, कितना आ जाएगा? 62। रूट के अंदर 62। अब इसके बाहर कुछ नहीं निकलेगा, तो यही लिख देंगे हम। हमें क्या मतलब भाई, हम तो यही लिख देंगे। अब बात आती है सी की, तो थर्ड पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बराबर वो क्या होगा भाई? स्क्वायर रूट में होगा 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये तो मिलेगा। तो देखो भाई यहाँ से वेक्टर सी बराबर ये मिल जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये हो जाएगा हमारा कितना? वही 3/3 मतलब 1, 3/3 इज इक्व टू 1। तो ये मिल गया। लिखो, ये समझ में आया? वेक्टर दिया है, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, और ये एक्सरसाइज थी कौन सी? एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लिखो ये, फिर इसे साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन होगा फिर। लिख लिया भैया विपिन? लिखो फटाफट।
लिख लो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 समझो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है समान परिमाण वाले और दो विभिन्न सदिश लिखिए। मतलब हमें दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिसका मैग्नीट्यूड या परिमाण सेम हो। ऐसे ही तो लिखना है। क्या हुआ, इधर का मिटा दूं? हाँ अभी लिख लो आराम से, तब तक हम समझा रहे हैं। वो कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब एक बात बताओ, जब दो सदिश हैं तो उनके परिमाण समान कब होंगे? जब उनके कोफिशिएंट मतलब गुणांक समान हो। भाई दो सदिश का परिमाण तभी समान होगा जब उनके गुणांक समान हो। तो उनके गुणांक सेम कैसे होंगे? समान होंगे नहीं होंगे? तो उनके गुणांक समान होंगे तो हमें लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 डालो। लिख लिया ना ये? ठीक है। ये ठंड में जम जाता है, गर्मियों में आराम से छुटता है। डस्टर से तो छुटता ही नहीं है, कपड़े से छुटता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कह रहे हैं समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश। तो यहाँ से लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधे आंसर लिखूंगा। हमें ऐसे दो सदिश लिखने हैं जिनके परिमाण समान हो। तो अभी मैंने आपको बताया जब परिमाण समान है तो उनके क्या परिमाण तभी समान होंगे जब उनके कोफिशिएंट मतलब गुणांक समान हो। तो देखो भाई हम ऐसे लिखेंगे कंसीडर। कंसीडर का मतलब ये हमने माना है ना। कंसीडर टू वेक्टर्स ए इज इक्वल। भाई देखो हमें गुणांक सेम रखने हैं, मतलब हमें परिमाण, अब आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं। मैं जैसे कह दूं कि 3i ले लिया मैंने, प्लस 2j ले लिया, प्लस 4k ले लिया। भाई अब मैं b लूं तो मुझे b इस तरह से लेना है कि इसका परिमाण और इसका परिमाण समान आए। तो मैं जो b लूंगा वो किस तरह से लूंगा? भाई यहाँ पर 3 है, मैं 3 यहाँ ले लूंगा, तो यहाँ पर ले लूँ 2i प्लस 4j और माइनस 3 के ले लूँ। भाई देखो माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम परिमाण निकालेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस के 4 का स्क्वायर होगा, आएगा तो 16 ही। तो देखो भाई अब हमें क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि हाँ, अब हमें दिखाना पड़ेगा ये कि हाँ इसके परिमाण समान है नहीं है। ये तो हमने दो वेक्टर ले लिए, चलो कोई बात नहीं है, ले लिए। अब हमें इसका परिमाण दिखाना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर वो क्या होगा? आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9, 4 और 16। तो 9, 4, 13 और 16 रूट 29 नहीं आएगा? तो रूट 29 आ गया। अब हमें निकालना है बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वो कितना आएगा भाई? वो आएगा देखो आई के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर और प्लस, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा तो प्लस में ही। तो यहाँ से हो जाएगा रूट के अंदर 4, 16, 9। तो ये भी रूट 29 आएगा। तो हमें यही तो दिखाना था कि इसके परिमाण समान है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये आपका आंसर हुआ। अब ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हुआ। उसने हमसे कहा था कि दो ऐसे सदिश लिखने हैं हमें जिसका परिमाण समान हो। तो हमने दो सदिश लिख दिए, उनका परिमाण समान दिखा दिया। लिख लो ये। लिख लिया भाई विपिन बाबू? मैं मिटा दूं? अगला क्वेश्चन समझो भाई।
अगला क्वेश्चन कह रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले, अभी बोला था समान परिमाण वाले। अब एक बात बताओ, दिशा का मतलब क्या होता है भाई? अगर दो वेक्टर की दिशा समान है, उससे मतलब समझ रहे हो, उसके दिक कोसाइन समान होंगे। दिक कोसाइन, दिक कोसाइन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा। समझाया था नहीं समझाया था? बहुत अच्छे समझाया था मैंने। तो ये मिटा रहा हूं मैं। अब हमें दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिसके दिक कोसाइन समान हो, तभी तो कह सकते हैं कि हाँ ये एक ही डायरेक्शन में होंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 सेम भाई हमें लिखना है। तो कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल, वेक्टर ए कुछ भी लिख दूं भाई, मैं वेक्टर ए लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं आई प्लस जे प्लस के। कोई दिक्कत है? अब मुझे वेक्टर बी लिखना है भाई। एक बात बताओ, अगर मैं इसके डीसीज निकालूंगा, डीसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन, हिंदी में बोलते हैं दिक कोसाइन, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में बोलते हैं डीसीज। तो इसके अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा तो देखो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, अभी मैं निकाल के दिखाना है। मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो इसके जो दिक कोसाइन होंगे वो होंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो ऐसे ही हमें अब यहाँ पर एक वेक्टर ऐसे हमें मानना है जिसके भी डीसीज 1/√3, 1/√3 और 1/√3 हो, इसी तरह से लेना है। तो देखो भाई मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब 2i ले लो प्लस 2j ले लो प्लस 2k ले लो। सही है? ये मैंने दो वेक्टर कंसीडर कर लिए। अब अगर आपको लेना है, तो आपको अगर वेक्टर लेना है तो उस वेक्टर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इस वेक्टर को मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ, यहाँ 3 कर दूँ, यहाँ 3 कर दूँ, फिर भी आंसर सेम आएगा, डीसीज सेम होंगे। देखो कैसे, अब निकाल रहे हैं हम इसके डीसीज। भाई ए ये दिया है, तो ए से जो ए बी सी निकलेंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियो, जो इसके दिक अनुपात है ना, वेक्टर ए के दिक अनुपात, वेक्टर ए के जो दिक अनुपात होंगे वो क्या होंगे, देखो समझो। दिक अनुपात लिखते हैं ए बी और सी से, नहीं लिखते हैं? तो वेक्टर ए के लिखेंगे तो 1 1 1, यही तो होगा। और भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो अगर हमें इसके दिक कोसाइन लिखना है, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन वो होंगे 1/√3, यही तो होता है ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये तो हो गए आपके ए के। अब मैं बात कर रहा हूँ बी की। भाई अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पर लिखूंगा वेक्टर बी के दिक अनुपात, दिक अनुपात वो क्या होते हैं भाई, यहाँ पर इसके केस में ए बराबर क्या होगा भाई 2, बी बराबर 2, सी बराबर 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, वो होगा 2 रूट में, रूट के अंदर 12 आ रहा है, उसको लिख सकते हैं हम 4 × 3, तो ये आ जाएगा 2√3। अब देखो भाई इसके हमें क्या लिखना है, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में ना आए तो बताओ। दिक कोसाइन अगर हमें लिखना है तो भाई एक बात बताओ मैं कैसे लिखूंगा, ए अपॉन ये तो 2/2√3, फिर 2/2√3, 2/2√3, 2 से 2 कट जाएगा, ये चल वैसे क्या बचा भाई, जो हमारे दिक कोसाइन बचे बी के वो 1/√3, 1/√3, 1/√3, यही तो बचे दिक कोसाइन। तो देखो दिक कोसाइन कैसे हैं, सेम है, यही हमें प्रूव करना था। तो ए और बी ऐसे वेक्टर हो गए जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे, जो हमसे पूछा था कि दिशा समान हो, है ना, यही तो बोला था।
तो इनकी दिशा समान होगी। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपका कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं किस तरह के दो वेक्टर लूँ। भाई आप जो भी कोफिशिएंट आई का हो वही कोफिशिएंट जे का रखना, वही कोफिशिएंट के का रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ऐसे ही बी वाले में हमें समान नहीं लेने हैं वेक्टर, हमें तो अलग अलग वेक्टर चाहिए जिनके दिशा समान हो। तो भाई हमें इनके कोफिशिएंट सेम रखने हैं, तो इनका जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो सेम आएंगे आपके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, कभी गलत होगा नहीं होगा ना। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से समझना है कि कभी गलत ना हो। ये हो गया। अच्छा, वेक्टर कठिन है क्या? मुझे तो वेक्टर और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ज़्यादा आसान कोई चीज़ लगी नहीं। सबसे ज़्यादा आसान है वेक्टर, बस कंडीशन अगर समझ में आ जाए तो। अब समझाने के लिए हम हैं, बस आप समझते रहना। आपको समझना है ध्यान से और हम समझाएंगे, बस पढ़ते रहो। डेली का जो टारगेट हो वो करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i + 3j और xi + yj समान हो। मैंने आपको कंडीशन बताई थी दो वेक्टर के समान होने की, इक्वल होने की। तो क्या कंडीशन होती है? क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि दो वेक्टर हैं 2i + 3j, 2i + 3j। मैंने मान लिया लेट वेक्टर a = 2i + 3j एंड वेक्टर b = xi + नहीं कुछ और दिया है, xi + yj ये दिया है। अब वो कह रहा है कि ये दो वेक्टर हैं वो समान हैं। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब दो वेक्टर समान होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जो होते हैं, उनके जो गुणांक होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखेंगे गिवन, भाई हमको दिया क्या है, वेक्टर a जो है वो वेक्टर b के बराबर है, तो मैं इनको इक्वल रखूँगा। तो 2i + 3j बराबर xi + yj, यही तो होगा। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों की कंपेरिजन करा दूँ, इन दोनों का कंपेरिजन करा दूँ, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 2 और y बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ था? लिख लो, लिखो इसे। तो दो वेक्टर तभी समान होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट समान हो। और जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, बोर्ड के पेपर में 3 घंटे होते हैं आपके पास। मैथ के पेपर में आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। क्यों? अगर मैथ के पेपर में टाइम क्यों कम पड़ता है? अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा से करना पड़ेगा, वो टाइम 2 बार लगेगा, तो ये दिक्कत आती है। अगर आपको आता है पूरा तब तो आप कर दोगे टाइम में। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसलिए लिखने की स्पीड इतनी बनाओ कि आराम से कर सको। तो जल्दी जल्दी लिखा करो आराम से, और लेकिन गलती ना हो, कहीं जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत कर बैठो। घर पे आके तो कहोगे हम पूरा पेपर करके आए हैं, वहाँ जाके गाली दोगे। घर पे पहुँच के जब रिजल्ट आएगा तो कहोगे नंबर नहीं दिया, हमने तो सही लिखा था, नंबर नहीं दिया उसने। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। भाई हमें क्या ज्ञात करना है? एक सदिश है, उसका प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए।
अदिश घटक और सदिश घटक समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या होते हैं भाई? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस टाइप का वेक्टर समझाया था। ये जो ए बी सी हैं ये कैसे हैं? अदिश घटक, अदिश घटक। ये तो भाई अदिश हैं, स्केलर हैं, और ये जो कैप लगे हैं इन पे ये कैसे हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बताया था ये यूनिट वेक्टर होते हैं। हाँ तो बस यही समझाया था। अब मैंने आपको बताया था कि जो दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट से मिलने वाले जो सदिश बताया था वो क्या बताया था? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु। अब एक बात बताओ, एक सदिश है, ये सदिश है, इसका प्रारंभिक बिंदु मैंने P ले लिया, उसके निर्देशांक दिए हैं यहाँ पर 2,1, यहाँ पर Q -5,7। अब ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी नहीं होगी? होगी। अब एक बात बताओ, मैंने इस पॉइंट को क्या बताया था? प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट? अंतिम बिंदु या टर्मिनल? टर्मिनल बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं से मिलने वाले सदिश को कैसे लिखेंगे हम, और हमें बताना है इसके अदिश घटक और सदिश घटक, मतलब इसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट हमें बताने हैं। तो देखो भाई, पहले तो हमें सदिश निकालना पड़ेगा। तो सदिश पी क्यू है, ये वेक्टर पी क्यू इज इक्वल, मैंने आपको बताया था जो लास्ट पॉइंट होता है, जो टर्मिनल पॉइंट होता है, उसमें से माइनस होता है इनिशियल पॉइंट। तो -5 -2i प्लस 7 -1j, यही तो लिखा जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7i प्लस का 6j, यही तो होगा। ये वेक्टर पी क्यू आ गया आपका। अब हमें इसके क्या बताने हैं भाई? स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, मतलब अदिश घटक और सदिश घटक। तो यहाँ से लिखेंगे अदिश घटक, अदिश घटक स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट वो क्या होंगे भाई? -7, -6, -7 एंड 6। सदिश घटक सदिश घटक मतलब वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। अब वेक्टर कंपोनेंट में क्या होंगे इसके? आई जे होंगे, आई जे, आई एंड जे कैप। ये आपका क्वेश्चन था, लिख लो इसे। तो अदिश घटक और सदिश घटक समझ में आया? बहुत आसान है, आराम से देख के बता सकते हैं। लिखो ये वेक्टर और इंटीग्रेशन एक ऐसे चैप्टर हैं, इसमें आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो। बस क्वेश्चन आपने सही से और जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हैं तो आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। इंटीग्रेशन देखो, पूरा इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करता है? फार्मूलों पे। बस आपको कंडीशन जितनी भी है और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ये जो चैप्टर हैं, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये आपका पूरा मैथ कवर करता है तो बस पूरा मैथ इन पे ही डिपेंड है। और आगे जब आप पढ़ोगे बीएससी एमएससी में, बीएससी में भी पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सब है, वेक्टर भी है। बीएससी फर्स्ट ईयर में वेक्टर है आपका,
तो ये क्वेश्चन समझ आया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, योगफल मैंने आपको बताया था, तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो योगफल वाला देखो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना? योगफल वाला तो कर सकते हैं भाई। योगफल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का? दो वेक्टर का योगफल ऐसे निकलता है, आई के साथ आई वाले गुणांक ऐड हो जाते हैं, जे के साथ जे वाले गुणांक ऐड हो जाते हैं, और के साथ के वाले गुणांक ऐड हो जाते हैं। तो कर लोगे आप? तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये आप लोग करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं सदिश, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कह रहे हैं सदिश ए बराबर, वेक्टर दिया है हमें, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k। कह रहे हैं के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब हमें ये वेक्टर दिया है, कहा है इसके अनुदिश हमें यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश निकालना है। तो भाई किस तरह से निकालेंगे? देखो, इसके अनुदिश हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो पहले तो हमें क्या चाहिए भाई? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मापांक। तो ये होगा रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें? 1 + 1 + 4 √6। √6 मिल गया। ये हमें मिला मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मापांक। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इसके, तो लिखेंगे ए के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब मात्रक सदिश को किससे डिनोट करते हैं? ए कैप से। वो होगा, इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही तो होता है। तो ए की वैल्यू रखेंगे भाई, आई प्लस जे प्लस 2k है, आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन में आएगा √6। अब हम भाई ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये आ जाएगा 1/√6 आई, अलग अलग करके लिखते हैं, ये बताया था, 1/√6 जे प्लस 2/√6 के। सही है? तो ये आपका आंसर आ गया। इसको डब्बे में बंद कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। लिख लो भाई, ये कितने आसान क्वेश्चन है। लेकिन साथ ही साथ जितना पीछे पढ़ाया है वो आप पढ़ते रहें, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ा तो आप सारा भूल जाएंगे। जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सब भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे भाई। पहले मैंने क्या कराया? सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वेक्टर की, जितने भी फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले जैसे सेक्शन फार्मूला है, तो वो सब कराया मैंने। अब आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा, अगर वो नहीं पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। बाकी मैं जितना कराता रहूं उतना घर पे करते रहो। हो गया ये? अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 समझो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 हैं। अब देखो भाई, सेम क्वेश्चन आया, इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन किया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें 2D था, अब इसमें 3D वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे हैं सदिश पी क्यू के अनुदिश। एक सदिश दिया है हमें पी क्यू, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, पी से क्यू की ओर डायरेक्शन है इसकी, ये लिखा है इसमें पी क्यू, सदिश पी क्यू। तो पी क्यू, अब पी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो हमें दिए हैं 1 2 3, क्यू के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 5 6। तो ये सदिश पी क्यू है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सदिश पी क्यू बराबर, किस तरह से लिखेंगे भाई?
दिस माइनस दिस, तो 4 माइनस 1i प्लस 5 माइनस 2j, 2 माइनस 5 नहीं होगा, 5 माइनस 2, बड़ा नहीं लिखना है, दिस माइनस दिस लिखना है, तो 5 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 3k। अगर ये QP होता वेक्टर, अगर ये QP होता तब दिस माइनस दिस करते, तो यहां से आ जाएगा PQ, वेक्टर PQ आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, समान आए, चाहे तो समान आए या असमान आए, उससे कोई फ़र्क ही नहीं है। अब ये हमारा वेक्टर PQ निकला है, अब करें इसके अनुदिश हमें मात्रक सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश अभी आपको बताया था, तो इसके अनुदिश हमें मात्रक सदिश निकालना है। वो कैसे निकालेंगे भाई, यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से निकालेंगे हम। पहले तो हमें मापांक चाहिए PQ का, चाहिए, तो इसका मापांक होगा रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, बताओ भाई, कितना आएगा, 9 प्लस 9 प्लस 9 बराबर रूट 27। अब रूट 27 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, 3√3 लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ आ गया हमारा 3√3, ये आ गया। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम लिखेंगे PQ का यूनिट वेक्टर, ऐसे तो लिखेंगे, तो वो होगा वेक्टर PQ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। पहले इधर का लिखना है आपको, पहले इधर का लिखना है, उसके बाद उधर का लिखना है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ PQ बराबर होगा, PQ कौन सा है भाई, सदिश PQ क्या है, 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन में होगा √3, 3√3, तो 3 कॉमन लेके कट जाएगा, तो PQ का यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये आपका आंसर है, ये हमसे पूछा था। तो ये आ गया वेक्टर PQ के अनुदिश यूनिट वेक्टर। लिखो ये, लिखो ये क्वेश्चन लिखो।